जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें अकबर दी ग्रेट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1556 से 1605 तक मुगल साम्राज्य पर राज किया। 13 साल की छोटी सी उम्र में तख्त पर बैठकर अकबर ने एक नए साम्राज्य को दुनिया के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्यों में से एक में बदल दिया। उनके राज को अक्सर मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, जो क्षेत्रीय विस्तार, इनोवेटिव गवर्नेंस और धार्मिक सहिष्णुता की एक रिमार्केबल पॉलिसी से चिह्नित है, जिसने उन्हें अपने समय के कई शासकों से अलग कर दिया। अकबर की विरासत सिर्फ उन जमीनों में नहीं है जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की, बल्कि उनके द्वारा रखी गई सांस्कृतिक और प्रशासनिक नींव में है, जिसने सदियों तक भारत को प्रभावित किया। 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, आज के सिंध, पाकिस्तान में अकबर का जन्म हुआ। उनके माता पिता सम्राट हुमायूं और हमीदा बानो बेगम थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब हुमायूं अफगान सरदार शेर शाह सूरी से अपना सिंहासन हारकर निर्वासन में थे। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली वापस जीत ली, लेकिन 1556 में उनकी मृत्यु हो गई और साम्राज्य अकबर के हाथों में आ गया। राज्याभिषेक के समय अकबर केवल 13 साल के थे और मुगल साम्राज्य बहुत ही कमजोर था। चारों तरफ दुश्मन थे और अंदरूनी कलह भी थी। नए बादशाह के शुरुआती राज में उनके संरक्षक बैरम खान ने उनका मार्गदर्शन किया, जो एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जहां बैरम खान ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए हेमू के खिलाफ एक निर्णायक जीत हासिल की। हेमू एक हिंदू सेनापति थे, जिन्होंने कुछ समय के लिए दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस जीत ने अकबर के सिंहासन को सुरक्षित किया और उनकी महानता की शुरुआत को चिह्नित किया। अकबर के राज में मुगल साम्राज्य उत्तर भारत के एक छोटे से इलाके से पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया। उनके सैन्य अभियान लगातार और रणनीतिक थे, जिसमें विजय और कूटनीति का मिश्रण था। 1560 के दशक तक अकबर ने मालवा, गोंडवाना और 1567 में चित्तौड़ जैसे प्रमुख राजपूत राज्यों को अपने अधीन कर लिया। चित्तौड़ की घेराबंदी ने उनके सैन्य कौशल को दिखाया। हालांकि राजपूतों के प्रतिरोध के बाद यह एक क्रूर नरसंहार में समाप्त हुआ। 1569 में रणथंभौर की विजय ने राजपूत विरोध को और कमजोर कर दिया। अपने दुश्मनों को खत्म करने के बजाय अकबर अक्सर उन्हें अपने साथ मिला लेते थे। उन्होंने राजपूत राजकुमारियों से शादी की, जैसे कि आमेर की जोधाबाई, जिससे गठबंधन हुए और स्थिरता आई। राजपूत योद्धा उनकी सेना में प्रमुख सहयोगी बन गए। 1572 से 1573 तक अकबर ने गुजरात को, जो एक वेल्थी ट्रेडिंग हब था, अपने राज्य में मिला लिया और अरेबियन सी तक पहुंच हासिल कर ली। 1576 तक उसने बंगाल को भी जीत लिया और उपजाऊ गंगा डेल्टा मुगल कंट्रोल में आ गया। बाद में अकबर ने दक्षिण की ओर रुख किया और 1601 में खानदेश पर कब्जा कर लिया और दक्कन के पठार के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा किया, जिससे उनके उत्तराधिकारियों के लिए आगे मुगल साम्राज्य के विस्तार की नींव पड़ी। 1605 तक मुगल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैल गया था और हिमालय से लेकर दक्कन तक यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया। अकबर की सबसे बड़ी विरासत उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति है, जो उनके समय के कई मुस्लिम शासकों की रूढ़िवादिता से एकदम अलग थी। एक ऐसे विविध साम्राज्य में पले बढ़े जहां हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग रहते थे, अकबर ने विभाजन के बजाय एकता को चुना। जजिया का अंत 1564 में अकबर ने जजिया खत्म कर दिया, जो गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक टैक्स था, जिससे उसकी प्रजा में बराबरी का संदेश गया। दैन ए इलाही यानी ईश्वरीय धर्म 1582 में अकबर ने इस मिश्रित धारणा प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें इस्लाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म और ईसाई धर्म के तत्व शामिल थे। हालांकि इसके ज्यादा अनुयायी नहीं हुए और उनकी मृत्यु के बाद यह लुप्त हो गया, लेकिन यह एकीकृत आध्यात्मिक पहचान के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। धर्मों के बीच बातचीत। अपने दरबार फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना यानी पूजा का घर बनाया, जहां अलग अलग धर्मों के विद्वान धर्मशास्त्र पर चर्चा करते थे।
इस खुलेपन के लिए उन्हें तारीफ और आलोचना दोनों मिली। अकबर ने हिंदुओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, जैसे राजा मान सिंह और बीरबल, जिससे शासन में धार्मिक बाधाएं टूट गईं। हिंदू राजकुमारियों से उनकी शादियां एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक थीं, जिससे एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें फारसी, भारतीय और इस्लामी परंपराएं शामिल थीं। कला के बड़े शौकीन अकबर ने अपने दरबार को एक सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। उनके राज में भारतीय और ईरानी कला का मेल हुआ, जिसे हम इंडो पर्शियन स्टाइल कहते हैं। स्थापत्य कला, उन्होंने फतेहपुर सीकरी, एक शानदार राजधानी शहर बनाया, इस्लामिक गुंबदों को मिलाकर हिंदू रूपांकनों के साथ। दूसरे लैंडमार्क्स में बुलंद दरवाजा और आगरा किले में जोड़े गए हिस्से शामिल हैं। साहित्य, अकबर ने हिंदू महाकाव्यों के अनुवादों को, जैसे महाभारत को फारसी में रज़्मनामा के रूप में अनुवाद करने का काम सौंपा, और अबुल फजल जैसे कवियों का समर्थन किया, जिन्होंने अखबारनामा लिखा, उनके शासनकाल का एक विस्तृत क्रॉनिकल। चित्रकारी, अकबर के राज्य में मुगल मिनिएचर पेंटिंग का बड़ा नाम हुआ। बसावान जैसे कलाकार दरबार के जीवन, लड़ाइयों और प्रकृति को बड़ी बारीकी से चित्रों में दिखाते थे। संगीत, अकबर ने तानसेन जैसे संगीतकारों को संरक्षण दिया, जिनकी रचनाएं आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत प्रसिद्ध हैं। इस सांस्कृतिक मेल ने न सिर्फ साम्राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि भारतीय पहचान पर भी अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उनकी कॉन्क्वेस्ट जितने ही रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया जो पावर और एफिशिएंसी को बैलेंस करता था। मानसबदारी सिस्टम, एक मिलिट्री और सरकारी पदों का सिस्टम, जहां मेंसबदार्स यानी उमराव को उनके सैनिकों की गिनती के हिसाब से रैंक दी जाती थी, जैसे 10 से लेकर 10,000 तक। इससे बादशाह के प्रति वफादारी और एक तैयार सेना सुनिश्चित होती थी। राजस्व सुधार, राजा टोडरमल जी की मदद से अकबर ने जब्त व्यवस्था शुरू की, जो फसल की पैदावार और निश्चित दरों पर आधारित भूमि राजस्व का आकलन था। इससे अर्थव्यवस्था स्थिर हुई और किसानों का शोषण कम हुआ। प्रांतीय शासन, साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया गया था, यानी प्रांतों में हर एक सूबे पर एक सूबेदार का शासन था, जिससे प्रशासन एक जैसा रहता था। इन सुधारों ने मुगल राज्य को शासन का एक आदर्श बना दिया, जिससे बहुत धन आता था। कुछ अनुमानों के अनुसार अकबर के साम्राज्य की जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25% थी अपने चरम पर। 1556 से 1605 तक अकबर का राज एक सुनहरा दौर था, क्योंकि इसमें मिलिट्री ताकत के साथ साथ प्रोग्रेसिव आइडियल्स भी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने मुगल साम्राज्य को सबसे ज्यादा फैलाया, लेकिन उनकी असली प्रतिभा अलग अलग लोगों को एक करने में थी। उनकी टॉलरेंस पॉलिसीज ने धार्मिक कलह को कम किया और कला और प्रशासन को बढ़ावा देने की वजह से उनकी एक ऐसी विरासत बनी जो उनकी डायनेस्टी के बाद भी रही। जब अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को आगरा में हुई, तो वो एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गए जो फौजी तौर पर सुरक्षित, आर्थिक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जीवंत था। उनके उत्तराधिकारी जैसे जहांगीर और शाहजहां ने उनकी उपलब्धियों पर आगे काम किया, लेकिन कोई भी उनकी दूरदर्शिता की बराबरी नहीं कर सका। आज अकबर को एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जो अपने समय से आगे थे, समावेश और नवाचार के आदर्शों को अपनाते थे। अकबर महान सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वह एक एकीकरणकर्ता, एक दूरदर्शी और एक सांस्कृतिक वास्तुकार थे। 1556 से 1605 तक उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक शिखर बना हुआ है। इस बात का प्रमाण है कि जब नेतृत्व विविधता को अपनाता है और युद्ध के मैदान से परे सपने देखने की हिम्मत करता है, तो क्या हासिल कर सकता है, चाहे अपनी तलवार से, अपनी नीतियों से या अपने संरक्षण से। अकबर ने एक ऐसे साम्राज्य और एक राष्ट्र को आकार दिया जो आज भी उनके नाम का सम्मान के साथ उच्चारण करता है।